वीडियो देखने के लिए आपने क्लिक कर ही दिया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पर नतमस्तक होकर घंटी बजाकर ही अंदर प्रवेश करें। सूचना जनहित में जारी। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद दई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांक दे का बहिरा भयो खुदाए। जय श्री राम भाई और बहनों। वैसे तो भाजपा में एक से बढ़कर एक प्रवक्ता है जो अपोजिशन वालों की कह कर लेते हैं, पर जब बात फैक्ट्स के साथ कह कर लेने की होती है तो सुधांशु त्रिवेदी जी का नाम सबसे ऊपर आता है। तो आज की हमारी वीडियो होने जा रही है सुधांशु त्रिवेदी जी के ऊपर। तो बिना समय गवाए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। यदि राम कल्पना है तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का राजनीतिक दर्शन राम राज्य का छलावा था? जवाब चाहिए। महात्मा गांधी की समाधि पर लिखा हुआ हे राम झूठ है क्या? दूसरी बात, अब भारत से थोड़ा बाहर आइए। पिछले ही साल याद है दीपावली में साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडी आई थी, क्योंकि वो मानते हैं उनके परिवार की डिसेंडेंसी भगवान राम से। थाईलैंड का किंग टाइटल होल्ड करता है, किंग रामा द 9th। पूरे यूरोप में हरे राम हरे कृष्णा मूवमेंट चलता है, ये कोई भारत ने नहीं चलाया। और दुनिया में एक ही देश ऐसा है जिसके नेशनल ब्रॉडकास्टर पर हर दिन रामायण आती है, वो है दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया। ठीक, और आप जाइए बाली जाइए, इतनी बड़ी वहां पे मूर्तियां नजर आती हैं राम लक्ष्मण और उनकी वो। और रावण का देश श्रीलंका, ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका कहती है लिखित में कि राम थे और राम के ये ऐतिहासिक स्थल हैं। मगर दुर्भाग्य कि राम का देश भारत आज इस बात पे बहस करता है कि ये नहीं। अब जैसे संबित पात्रा का मौलाना को आदर पूर्वक बैठाकर चुप कराने का अपना तरीका है। मौलाना बैठ, बैठ और सुन। कितना भी चिल्लाएगा मंदिर वहीं बनेगा। घोड़े खोल ले, मंदिर वहीं बनेगा। मौलाना मंदिर वहीं बनेगा। उसी तरह सुधांशु त्रिवेदी जी का भी मौलाना को बैठाने का अपना तरीका है। मुद्दा जानते क्या है? अरे भाई ये क्या तुलना है? कुंभ मेले का आयोजन सरकार नहीं करती है, मदरसे को टोटल फंड सरकार करती है। कुंभ मेला उस तरीके का है कि अगर कहीं पर भी बड़ा विशाल जन समुदाय एकत्रित होगा तो वहां की सुरक्षा और व्यवस्था सरकार करती है। जैसे ईद के नमाज के समय आप देखिए सब जगह सिक्योरिटी चाक चौबंद होती है। सबसे ज्यादा वो सिक्योरिटी पे खर्च मुस्लिम त्योहारों में होता है। मुहर्रम के समय पूरी सिक्योरिटी लगाई जाती है सरकार की, टैक्सपेयर के पैसे से होता है। उसी प्रकार जब से आतंकवाद का दौर आया, वरना नेहरू जी के वगैरह के जमाने में कोई सरकार का खर्चा ही नहीं होता था कुंभ मेले में। जैसे पॉलिटिकल पार्टी की रैली होती है, सरकार वहां भी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करती है। विपक्षी दल की बड़ी बड़ी रैली होती है, वहां भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट करती है, बैरिकेटिंग भी लगाती है, बसों की भी व्यवस्था करती है, जरूरत पड़ने पर स्पेशल बस और ट्रेन भी चलाती है। तो ये उस ढंग की व्यवस्था है। ये कोई दूसरी बात, कुंभ मेला कोई धार्मिक आयोजन नहीं है जनाब। कुंभ मेले में कोई भी आ सकता है, हजारों विदेशी आते हैं। अरे चुप करिए, चुप करिए। मदरसों के अंदर तो वहां भी किताबें भी पढ़ाई जाती है तो देश में बैन है। आया ना, चुप रहिए। कुंभ मेले में स्नान करते हुए न्यूज, वो तो हिंदू नहीं थी। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, एक मिनट पूरी बात कर लूं, उसके बाद सोविक जमाई जो बोलना बोलिएगा। तुलना सोच समझ के होनी चाहिए। कुंभ मेला कितने साल में एक बार होता है? 12 साल में एक बार। 12 साल में एक बार क्यों होता है? वो बृहस्पति ग्रह के रोटेशन पे डिपेंड है। 12 साल बाद बृहस्पति एक उसी राशि पे दोबारा आता है। और ये कब से हो रहा है? हजारों साल से। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। वेनसॉन्ग हर्षवर्धन के समय में आया था, उसने अपनी किताब CUT में पेज नंबर 40 और 41 पे सन 622-23 में लिखा है कि प्रयाग महामहोत्सव में किस ढंग से सारा दान किया उन्होंने। ये 12 साल जुपिटर की साइकिल 1200 साल पहले किसी को पता थी? ये विज्ञान का प्रतीक है, ये सांस्कृतिक और वैज्ञानिक हमारी सोच का प्रतीक है। और विनम्रता से कहता हूं, मदरसे में तो पढ़ाया जाता धरती चपटी है, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो क्या तुलना कर रहे हैं भाई उदित राज जी? सोच समझ के तुलना करनी चाहिए। अब यहाँ पे सुधांशु त्रिवेदी जी एक बात को मेंशन करना तो भूल ही गए कि इन मौलानाओं की धरती ही नहीं, इनका दिमाग भी चपटा ही है। फिर यही चपटी धरती वाले जब आपसे बहस करते हैं और कोई फैक्ट न मिलने पे आपको भक्त, गोबर भक्त या फिर अंधभक्त बोल के खुद को बहुत बड़ा साइंटिस्ट समझने लगते हैं। पहले नेहरू ने कहा मदरसे शिक्षा हम अलग कर देंगे, फिर 70 में दिया इंदिरा गांधी ने कहा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना देंगे, फिर मामला और आगे बढ़ा सांप्रदायिक राजनीति, फिर 80 में पहली बार इमाम बुखारी से फतवा जारी कराया इंदिरा जी, फिर VP सिंह उसके आगे निकल गए, उन्होंने फतवा जारी करा लिया, इंदिरा जी के कांग्रेस की जमीन खींच ली, फिर मुलायम और लालू उसके आगे निकल गए, उन्होंने कहा जी, एक ने कहा रथ यात्रा रोक दे, एक ने कहा गोली चलवा देंगे, मुलायम सिंह ने कहा मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे, 40 मर जाते तो कम नहीं था। तो जो कंपटीशन शुरू हुआ ना, उसमें वाक्य ओवैसी जैसी पार्टी कहती है कब तक मुलायम जैसे लोगों के पीछे रहोगे, अब अपना नेता चुनो। यही तो जिन्ना ने कहा था 100 साल पहले।
अपना नेता चुनो, उस समय कांग्रेस के पीछे मत खड़े हो। आज ये कह रहे हैं कि लालू, मुलायम, कांग्रेस, कब तक इनके पीछे खड़े रहोगे, हमारे पीछे खड़े हो। तो आज ये जो बात कह रहे हैं वो वही है जो 100 साल पहले जिन्ना कहते थे, और इनको इस मुकाम तक पहुंचाया है ये सेकुलरिज्म के सूरमाओं ने, ये दिखाने के चक्कर में। जैसे आजकल इस समय जाड़े का दिन चल रहा है तो तमाम कंपनियां कहती मेरा च्यवनप्राश ज्यादा असली है, मेरे च्यवनप्राश में ये है, देख लो भाई। तो सब कह रहे हैं मेरा सेकुलरिज्म देखो कितना गजब है, मुस्लिमों का मैं कितना बड़ा हिमायती हूं। उससे बात यहां तक पहुंची। और अभी कह रहे थे संविधान की किताब में अकबर का नाम है, तो ये अकबर के आगे तो सजदा करते थे ना। जब खुतबे में बोला जाता था सजदे में निगाह रहे, तमाम होश खिरत पेश बादशाह रहे, और जब वंदे मातरम बोलना होता कहते हमारे इस्लाम के खिलाफ हम किसी के आगे सजदा नहीं करते, और मुगल बादशाहों के आगे सजदा करते थे। अब आइए तीसरी बात, ये कहते हैं नस्लें बदल जाएंगी। जैसा आपने कहा कि नस्ल तो पार्टी की नहीं होती, और ये नस्ल किसकी मानते हैं? ये कहा जाता है कि हैदराबाद जिसने बनाया, निजामुल मुल्क आसफ जहां, मीर कमरुद्दीन खान, जो कहते हैं कि वो उज्बेक से आए थे। तो अभी देखिए कोरोना की वैक्सीन के बारे में आरएनए फैक्टर चल रहा है, यानी उसका जीनोम की सीक्वेंसिंग देखी जाती है। दिखवा लीजिएगा कितने लोगों का उज्बेक डीएनए से कनेक्शन निकलेगा। कभी आप साइंस उस मुकाम पर पहुंच गई, हैदराबाद से कुछ नहीं निकलेगा। अरे नस्ल तो वो है ही नहीं, और 3 नस्लें गुजरने के बाद पूरा हैदराबाद नहीं लड़ पा रहे हैं, और हमसे कह रहे हैं कि साहब नस्लें गुजर जाएंगी और ये नहीं। स्ट्राइक रेट 86% है, स्ट्राइक रेट 86% है सर। स्ट्राइक रेट तो जानते हैं क्यों है कि बाकी पे तो साथी लड़ रहे थे ना, तो दोनों का मिला के देखें। और दूसरी बात मैं पूछता हूं भाई, वहीं पे क्यों लड़ते हैं जहां कुछ 50% होते हैं? परसेंटेज देख के लड़ते हैं, फिर स्ट्राइक में परसेंटेज बताते हैं। बिहार में भी परसेंटेज देख के लड़ते हैं, और हैदराबाद में अपनी अपनी जमीन पे भी एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी परसेंटेज देख के तय करते हैं, फिर कहते हैं स्ट्राइक का परसेंट देख। एमआईएम के साथ सरकार थी कांग्रेस की, और जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने वो घटिया बयान दिया, उस समय एमआईएम के साथ सरकार थी इनकी आंध्र प्रदेश में। ये बताइए, जब तस्लीमा नसरीन किसी हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस उखाड़नी थी, तो कांग्रेस और एमआईएम दोनों के विधायकों ने एक साथ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुड़दंग किया, माइक हटा दिया, उनको नहीं प्रेस करने दिया। दोनों साथ साथ है हर मुद्दे के ऊपर। हम यह है कि बाबा साहब अंबेडकर से इनकी नफरत तो मुझे पता थी, पर उनके बनाए गए संविधान से इतनी नफरत, और संविधान की प्रस्तावना से नफरत, आर्टिकल 5, आर्टिकल 10, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 से नफरत, राइट टू ऑफ इक्वलिटी से नफरत। क्यों इतनी नफरत करते हो दलितों से? क्यों इतनी नफरत करते हो बाबा साहब अंबेडकर से? और गलत आंकड़े देके यहां से निकल रहे हो क्या? बाबा साहब अंबेडकर की आत्मा की बात, अरे जो वहां से मांग रहे हैं उसमें 80 से 90% दलित हैं, और बाबा साहब अंबेडकर की बात ये करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हराने के लिए नेहरू जी खुद गए प्रचार करने के लिए। जब नेहरू जी की कैबिनेट से इस्तीफा दिया, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, जाइए इंटरनेट पे अवेलेबल है बाबा साहब अंबेडकर का वह इस संसद में दिया गया भाषण, सुनिए क्या क्या इन लोगों ने उनके साथ किया। और बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया तो उन्होंने लिखा था प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। उस आत्मा में सेकुलर सोशलिस्ट वर्ड नहीं था, ये बाबा साहब अंबेडकर का वक्तव्य नहीं था। मगर 1976 में संविधान की आत्मा को कुचलकर, सारे विपक्ष को जेल में डालकर, देश में आपातकाल लगाकर सोशलिस्ट सेकुलर वर्ड जोड़ा।